हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वो भी 2016 की, जो ऑफलाइन हुए थे। ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर इसलिए डिस्कस करोगे फ्रेंड्स, ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते थे ऑफलाइन में, वो किस तरह से पूछे जाते थे या उनके पूछने का तरीका क्या था। फ्रेंड्स, सीटेट का पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, दोनों का ही सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो भी एक ही जैसा होता है। आप यदि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व अच्छे से कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सीडीपी के मैं 30 क्वेश्चन आज कराऊंगी, बट फ्रेंड्स, इनके जो ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कैसे किए जाते हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाते चलूंगी। वो भी पूरी ट्रिक के साथ बताते चलूंगी कि आप अपने राइट आंसर किस तरह से चूज कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में यदि पूछा जाता है, उन्हें आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे के कॉन्सेप्ट में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार देना हुआ, इससे ही हम मान लेंगे कि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि पुरस्कार हुआ, दंड हुआ, ये हमारे निगेटिव वर्ड है और हमने निगेटिव वर्ड कुछ कराए हुए हैं फ्रेंड्स। यदि आप नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो फ्रेंड्स जा करके मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो हमने निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड पढ़ाए हैं, टैग वर्ड, क्योंकि पेपर वो आपके पेपर के लिए फ्रेंड्स काफ़ी बेनिफिट है। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका पालन करें। फ्रेंड्स, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही हमें नहीं होती है फ्रेंड्स। यदि हतोत्साहित करना दे दिया तो यह हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, हमें बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना होता है। ऑप्शन सी है हमारा, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। फ्रेंड्स, व्याख्या हो गया, हतोत्साहित हो गया, दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, ये सब निगेटिव वर्ड हैं। ये जिस भी ऑप्शन में हमें दिखेंगे, हमें वो अपना ऑप्शन मानना ही नहीं चाहिए, यानी कि ये हमारे राइट आंसर नहीं है। अब हम डी देखते हैं। डी है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें बच्चों को स्पष्ट रूप से पढ़ाना चाहिए और जो हमें व्याख्या देनी चाहिए, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हम बच्चे को पढ़ाएं, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और उनके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। सक्रिय बद्धता मतलब एक्टिव इंगेजमेंट होता है। एक्टिव किस तरह से रहेंगे बच्चे। याद करना, ऑप्शन हमारा ये है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। फ्रेंड्स, याद करना यानी कि रोट लर्निंग जहां भी होगा वो राइट आंसर नहीं हो सकता है। बी है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। नकल करना फ्रेंड्स हमारे आंसर नहीं होते हैं, कि हमें बच्चों को नकल करना नहीं सिखाना चाहिए, हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है। सी है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है, बट हमें पूरे ऑप्शन पढ़ने चाहिए फ्रेंड्स।
डी है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। नकल करना, इमिटेशन करना हमारा फ्रेंड्स आंसर हो ही नहीं सकता है, ये हमारे निगेटिव वर्ड है। फिर हम क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि बच्चे जब गतिविधि में भाग लेते हैं तो वो कब सृजनशील होते हैं वो। ऑप्शन ये है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, मतलब वो कोई खेल खेलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं कि उनको शिक्षक डांटे ना, ये आंसर नहीं है। बी है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर के, मतलब किसी को दिखावा करने के लिए ऐसा करना, गतिविधि में शामिल होना चाहते हैं, ये भी राइट आंसर नहीं है। सिर्फ है अपनी रुचि से, यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है कि फ्रेंड्स जब बच्चे अपनी रुचि से कोई कार्य करेंगे तो उसमें वो एक्टिव होते हैं और वो क्रिएटिव बनते हैं उससे, इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। डी भी देखते हैं पुरस्कार के लिए, फिर वापस पुरस्कार दिया फ्रेंड्स, पुरस्कार, दंड, ये सब हमारे निगेटिव वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब यदि एक कक्षा में बहुत अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से बच्चे आते हैं तो एक जो टीचर है उसे क्या सोचना चाहिए, उसे परेशानी के रूप में कक्षा को लेनी चाहिए, बी है समस्या के रूप में लेनी चाहिए, सी है संसाधन के रूप में और डी है बाधा के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 और एनईपी 2020 यही कहती है कि एक अध्यापक को बहुभाषी कक्षा जो होती है उसे एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में लेनी चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, उससे एक दूसरे से बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। कुछ बच्चे आपसे सीखेंगे और अलग अलग जो क्षेत्र के बच्चे होंगे उनसे आप कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन हमारा 5वां है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को एक टीचर को क्या समझना चाहिए। यदि मतलब बच्चे सीख रहे हैं, उनसे गलती हो रही है, उनसे त्रुटियां होनी चाहिए, तो यदि आप एक टीचर हैं तो आपको उसको क्या समझना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर होना चाहिए। फ्रेंड्स आप एक टीचर हैं, आप कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते और आपको कभी ऐसा सोचना ही नहीं है, इसके लिए ऑप्शन ये हमारा नहीं सही है। ऑप्शन बी हम देखते हैं शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। फ्रेंड्स यदि कोई स्टूडेंट गलती करता है तो ऐसा नहीं है कि वो असफल है और ऐसा नहीं है कि वो फेल है। जब भी कोई बच्चा कुछ सीखता है तो उससे पहले गलती होती है, फिर वो सही रास्ते पे चलता हो। गलती किससे नहीं होती फ्रेंड्स, सी है हमारा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यही हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स यदि कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, उससे गलती हो रही है, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इसे और अवसर दें, इसे और सिखाएं, इससे जो गलतियां हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं। एज ए टीचर उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उसे और अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को समझाना चाहिए जहाँ बच्चा गलती कर रहा है। ऑप्शन डी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स ये जो कठोरता शब्द दिया है ये राइट आंसर हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में साफ साफ मना किया गया है कि एज ए टीचर कभी भी किसी बच्चे को दंड नहीं दे सकता है या मुंह से भी उसे कुछ अपशब्द वगैरह नहीं कह सकता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डैश दे के पूछा है कि विचार के बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फ्रेंड्स 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, पूछा है इसमें किस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है या किस वैज्ञानिक का ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट है स्किनर, सेकंड है पावलोव, थर्ड है जुंग, फोर्थ है पियाजे। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा पियाजे होगा। पियाजे ने ही कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं
और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उनको वैज्ञानिक क्यों कहा? क्योंकि आप एक बच्चे को एक टॉय दे दो, उस टॉय को बच्चा खेलता नहीं है, सिर्फ वो क्या करेगा, उसको खोल डालेगा पूरा। फ्रेंड्स, हम आप नहीं जान पाएंगे वो कहाँ से खुलेगा, कहाँ से बंद होएगा, बट बच्चे उसको खोल के उसको वापस बना लेते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसका अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, मतलब सिर्फ बच्चे को नैतिक शिक्षा देना कि बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का पैर छूना, नित्य ब्रश करना, नित्य क्रिया करना, ऐसा होता है फ्रेंड्स? नहीं, ये रॉन्ग है। बी है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, मतलब एक टीचर जैसा जैसा कर रहा है एक बच्चा भी सेम वैसा वैसा कहे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहिए। सी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है कि जो बच्चे सक्रिय रूप से होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको हम और क्रियाशील बनाएं, क्रिएटिव बनाएं ताकि वो आगे बढ़ें। डी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। फ्रेंड्स, बच्चे को यदि हम पूरी तरह से स्वतंत्रता दे देंगे तो ये भी गलत होगा। हमें बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, पर उतनी ही देनी चाहिए जितने उनकी ज़रूरत की हो। फ्रेंड्स, यदि हम पूरी तरह से उन्हें छोड़ देंगे तो फ्रेंड्स वो फिर बिगड़ जाते हैं और कुछ सीख नहीं पाते हैं। एनसीएफ 2005 में और आरटी 2009 में दोनों में ही कहा गया है कि एक टीचर जो होता है वो परामर्शदाता होता है बच्चों के लिए। 8वां क्वेश्चन है जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। मतलब बच्चों की कुछ परिस्थितियां जटिल हैं, कठिन हैं, जिसमें एक शिक्षक उसकी सहायता कैसे करेगा? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, जैसे सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बताया पुरस्कार, दंड, हतोत्साहित, व्याख्या, ये सारे भी शब्द जहाँ आपको दिखेंगे वो हमारे आंसर हो ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। ऑप्शन बी है हमारा कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करें। फ्रेंड्स, एक टीचर को सुगमकर्ता, सुविधादाता माना गया है, तो यदि हम बच्चे को कोई सहायता नहीं देंगे तो फिर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, उन्हें सही गलत का ज्ञान कैसे होगा। सी है उस पर एक भाषण देकर, मतलब जो उनकी जटिल परिस्थिति, जो उनकी कठिन समस्या है, उस पर उस टॉपिक पे जाके आप एक भाषण दे दो जिससे बच्चे समझ में आ जाएगा। नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। डी है कार्य पर छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा यही है कि जो उनकी कठिन परिस्थिति है, एक टीचर को क्या करना चाहिए कि उनके कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। फ्रेंड्स, हम आप भी होते हैं, हमें सीटेट पास करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 सब्जेक्ट को छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं। यदि हमें सीडीपी पढ़ने हैं तो हम पेडागॉजी का पोर्शन अलग करते हैं, थ्योरी का पोर्शन अलग करते हैं। यदि हम चाहे सब कुछ हम एक दिन में पढ़ लें तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, तो क्या समझा जाएगा उसे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले हमें ये सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यदि आपने क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके पूछने के तरीके समझ गए ना, तो आधे से ज़्यादा पेपर आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनके जो राइट आंसर होते हैं वो क्वेश्चन से मैच खाते रहेंगे, और जो अनदर 3 ऑप्शन रहते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें उनको समझने की कोशिश करें, और उनके जहाँ से क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं उतने टॉपिक को 1 से 2 बार पढ़ लें, फिर आपको तुरंत आपका राइट आंसर मिल जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि मतलब बच्चे को जो हम ज्ञान देते हैं उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया है। फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है।
ऑप्शन ए है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होगा। मतलब जब एक शिक्षक उस असेसमेंट लेगा तो उसके लिए अच्छा है। रॉन्ग है। यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, असेसमेंट की एक तरीके हैं। सी है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, यही हमारा तो राइट आंसर है। समस्या है फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप एज इट इज़ नहीं लिख सकते। उसमें इंसान अपनी सोच अपने बारे में ज़रूर बताता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि आप किसी बच्चे से सोच रहे हो कि वो उस क्वेश्चन का आंसर ज्यों का त्यों दे। फिर डी पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आंसर हमारा मिल जाता है, बट हमें ऑप्शन पूरे पढ़ने चाहिए। डी है अच्छा है, क्योंकि हमारे मन में है, हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। फ्रेंड्स, हम सिम थोड़े हैं, चिप हैं, या हमारे ऐसी कोई एक टेक्निकल डिवाइस थोड़े हैं कि हमारे अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा वो चीज़। नहीं फ्रेंड्स, हम क्रिएटिव बच्चों को बनाना है, इसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए। 10th है क्वेश्चन हमारा, जब शिक्षार्थियों के समूह को किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र कैसा होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही देखिए कि किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, मतलब एक बच्चों का जो समूह है उनको समूह में चर्चा करने के लिए दिया जा रहा है, तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है जब वो एक समूह में होते हैं। ऑप्शन ए बेहतर होता है, बी स्थिर होता है, सी अवनत होता है, डी समान रहता है। ऑप्शन ए हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है, क्योंकि जब हम बच्चों को समूह में बैठा के पढ़ाते हैं, समूह में चर्चा करना सिखाते हैं, तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है फ्रेंड्स, वो डेवलप होती है और वो समूह में रह के फ्रेंड्स ज़्यादा सीखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम 11 देखते हैं। विकास की एक गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। फ्रेंड्स, जो हमारी विकास की गति होती है, जैसे कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, वे एक दूसरे में भिन्न होती हैं। भले ही एक ही माँ बाप के बच्चे हों, पर किसी का ग्रोथ जल्दी होता है, किसी का ग्रोथ स्लो होता है, कोई ज़्यादा ही लंबा होता है, कोई ज़्यादा छोटा होता है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। मतलब ये किसका अनुगमन करती है, अनुसरण करती है। ए है एड़ी से चोटी। एड़ी से चोटी नहीं होता है फ्रेंड्स, चोटी से एड़ी होता है। अव्यवस्थित होती है। अव्यवस्थित कभी गति नहीं होती है विकास की। विकास की जो गति होती है वो एक व्यवस्थित क्रम से चलती रहती है। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप बड़े होते जाते हैं, या हमारे जो अवस्थाएं होती हैं, पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर शैशवावस्था। अप्रत्याशित नहीं प्रत्याशित होती है। फिर 4th है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है कि जो विकास की गति होती है एक क्रम में चलती रहती है, कि पहले हम शैशवावस्था में आते हैं, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर अब व्यवस्थित क्रम से चलती है। यही हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। इन 4 क्रम को दिया है और पूछा है इसमें से कौन सा उचित है। ए है हमारा, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तीसरा है, विकास एकल आयामी है। चौथा है, विकास पृथक होता है। इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन 2 जो हमारा है वही राइट आंसर है, कि जो हमारी विकास होती है वो हमारे समाज से, हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण जो होती है वो भूमिका होती है। किस समाज में रहते हैं इसका हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। हमारी संस्कृति का मतलब हमारी कल्चर का, हमारी सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है।
मतलब हम आप बैठे हैं जो, या हम आप बातें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम आप एक दूसरे से भिन्न भिन्न क्यों हैं, इसका कारण क्या है? ये है वातावरण के प्रभाव के कारण, मतलब हम किस वातावरण में रहते हैं इसकी वजह से हम एक दूसरे से भिन्न हैं। नहीं फ्रेंड्स, जन्मजात विशेषताओं के कारण ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जन्म से तो एक ही घर में बच्चे बड़े बड़े होते हैं, पर उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। थर्ड है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यही हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। जो हम एक दूसरे से डिफरेंस दिखते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का मेन कारण होता है। मतलब हम किस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, हमारी हेरिडिटी जो आनुवांशिकता है, यही हमारे डिफरेंट होने का मेन कारण होता है। पर हम ऑप्शन पूरा पढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। फ्रेंड्स, जीन्स होते हैं हमारे, बट उनके साथ साथ इन्वायरमेंट भी होता है। इसके लिए जिस ऑप्शन में वंशानुक्रम और वातावरण है, वही हमारा राइट आंसर है। यदि सिर्फ वातावरण दिया तो भी आंसर नहीं सही माना जाएगा, यदि सिर्फ वंशानुक्रम दिया तो भी राइट आंसर नहीं माना जाएगा। इसके लिए ऑप्शन जो हमारा थर्ड है, वही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश डैश भूमिका होती है। एक बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है, सामाजिकरण जो उसका है, सोशियलाइजेशन है, उसमें मतलब परिवार की क्या भूमिका है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ए है कम महत्वपूर्ण है, 2 है रोमांचकारी है, तीसरा मुख्य है और चौथा गौड़ है। आंसर जो है हमारा वो तीसरा मुख्य होगा, कि हमारे परिवार की भूमिका हमारे में मेन होती है। गौड़ तो सेकेंडरी होती है, जो सेकेंडरी होता है वो तो विद्यालय वगैरह होते हैं। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। मतलब पियाजे की ये चारों अवस्थाएं लिखी हैं और पूछ रहा है बच्चा किस अवस्था में कौन सा कार्य करना प्रारंभ करता है। इसमें 3 गलत दिया है और 1 सही दिया है। उस अवस्था में वो कार्य बच्चा करता है कि नहीं, यही हमें बताना है। ए है हमारा ऑप्शन 1, मूर्त संक्रियात्मक, बच्चा संधारण या वर्गीकरण करने योग्य। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, इसकी उम्र जो होती है 7 से 11 वर्ष होती है। 7 से 11 साल का बच्चा वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। फ्रेंड्स, वो गिनती पहाड़ा वगैरह, श्रृंखला का ज्ञान, क्रम का ज्ञान, सादृश्य, ये सब उसे ज्ञान हो जाता है। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा यही है, बट हमें ऑप्शन पूरे पढ़ने चाहिए, इसके लिए मैं आगे भी बताती हूँ। दूसरा है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक, बच्चा अनुकरण, प्रारंभ कल्पनात्मक, खेल। औपचारिक जो अवस्था होती है फ्रेंड्स, वो 11 से 15 साल की होती है। तो 11 से 15 साल का जो बच्चा है वो अनुकरण थोड़े करता है, ये तो शैशव अवस्था में की जाती है, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। ऑप्शन तीसरा है शैशव अवस्था, तर्क का प्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। फ्रेंड्स, जो शैशव अवस्था की उम्र है वो 0 से 2 वर्ष की है। 2 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा अनुमान थोड़े लगा पाएगा। डी है ऑप्शन 4 है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक बच्चा। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष मानी गई है पियाजे के अनुसार। निगमनात्मक विचार, बच्चा निगमनात्मक सोचने लगता है, मतलब उसे कुछ दिखाई न दे फिर भी वो उस बारे में अमूर्त चिंतन कर सकता है, निगमन कर सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो तीनों मैच किए थे, तीसरा, चौथा और दूसरा, ये हमारे राइट आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर सकती है। पूछ रहा है कि एक बच्ची है, वो पूछती है धूप में जो कपड़े जल्दी से सूखते हैं उसे क्या समझा जाता है। फर्स्ट है प्रतीकात्मक विचार, सेकंड है अहम केंद्रित चिंतन,
थर्ड है कार्य कारण, फोर्थ है विपरीत चिंतन। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा, ये कार्य कारण है, क्योंकि धूप में कपड़ा जो सूखता है, वो धूप में कपड़ा सूखना एक कार्य है और कारण है। फ्रेंड्स क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश देके में भिन्न होता है बजाय के। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, एज इट इज ही पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ पूछने का तरीका बदलते हैं, बट हम इनकी जो क्वांटिटी और इनके टाइप्स हैं इसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। इन्हें पढ़ते हैं हम। ए है मात्रा प्रकार का, प्रकार में भिन्न होते हैं। दूसरा है आकार मूर्त प्रकृतता। तीसरा है प्रकार मात्रा। चौथा है आकार और किस्म। ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स वो तीसरा सही होगा, प्रकार और मात्रा में। प्रकार मात्रा में किस तरह, मतलब बच्चे जो होते हैं अपने खिलौनों के बारे में अपने तरीके से सोचते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने कार्य को, अपनी रोज की एक्टिविटी को अपने तरीके से सोचते हैं। तो उनके सोचने का जो प्रकार है वो तो भिन्न भिन्न है। वो अपने टॉय वगैरह खिलौने के बारे में सोचता है, बड़े लोग अपनी एक्टिविटी के, अपने कार्य के बारे में। पर जो मात्रा होती है फ्रेंड्स वो एक जैसी होती है, कि सोचता बच्चा भी है और सोचते हम भी हैं, तो दोनों की जो मात्रा हुई वो तो बराबर हुई ना। क्वेश्चन है हमारा 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? स्कैप फोल्डिंग का पूछ रहा है, इसमें कौन सी हमारी स्कैप फोल्डिंग का आधार का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। मतलब कोई बच्चा है उसको आप हिंट दे रहे हैं, उसकी जो नाजुक स्थिति है, मतलब जहां वो कमजोर है। दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। चौथा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। फ्रेंड्स जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए ही सही होगा, कि कोई बच्चा है आपसे मदद मांग रहा है, आपसे सहायता मांग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको हिंट देना चाहिए। वो जहाँ रुक रहा है, जहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ उससे प्रश्न पूछें और उसके प्रश्नों का उसे उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं हम। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार मतलब वाइगोत्स्की ने एक थ्योरी दी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसका नाम है। इन्होंने ना तो आनुवंशिकता के बारे में कुछ कहा है और ना ही इन्होंने संज्ञान के बारे में कहा है। ऑप्शन ए है हमारा जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन दूसरा है परिपक्व होने से। ऑप्शन थर्ड है अनुकरण से। और फोर्थ है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा फोर्थ ही सही है, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं हम। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था, यही पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के जो चारों चरण दिए गए थे वो तो पियाजे ने दिए थे। ऑप्शन 2 है शारीरिक विकास के चरण। इनकी थ्योरी में शरीर के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। थर्ड है तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण। संवेगात्मक विकास की बात तो वाटसन ने की है, इनकी थ्योरी में तो है ही नहीं है। फोर्थ है हमारा नैतिक विकास के चरण। फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर है। इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण दिए, उन तीनों चरणों के भी 2-2 चरण हैं। फिर है क्वेश्चन हमारा 21वां 21। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? मतलब एक कक्षा है वो किस तरह से होनी चाहिए कि वो बाल केंद्रित, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड लगे। ऑप्शन 1
एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको दिखे रोट लर्निंग याद करने के बारे में, वो हमारे राइट आंसर नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन 2 है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, जिसमें संदर्भ शिक्षिका देती है। जो पाठ्य पुस्तक हो एकमात्र। फ्रेंड्स, पुरस्कार, दंड, याद करना, एकमात्र, केवल, ही, ये जहाँ भी आपको दिखेंगे टैग वर्ड, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हो। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है। एक ऐसी कक्षा होनी चाहिए कि जो बच्चे समूह में बैठ कर के पढ़े और जो अध्यापिका हो वो हर बच्चे के पास जाके देखे कि वो बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है। ऑप्शन 4 है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। फ्रेंड्स, पहले हमने बताया कि पुरस्कार, दंड, याद करना, एकमात्र, केवल, ही, ये सारे ही टैग वर्ड निगेटिव वर्ड हैं। ये यदि हमारे ऑप्शन में हैं तो वो राइट आंसर हमारे हो ही नहीं सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है बुद्धि है। बुद्धि क्या है? फर्स्ट है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सेकंड है एक अकेला और जातीय विचार। थर्ड है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। और फोर्थ है एक विशिष्ट योग्यता। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सामर्थ्य मतलब जिस तरह से आप सोच सकते हैं उसका एक समुच्चय है। क्वेश्चन हमारा 23 है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो उम्र है, काल है, वो क्या है? प्रारंभिक बचपन की जो एज होती है वो 2 से 6 है। कितनी है प्रारंभिक बचपन की? तो 2 से 6 है। ऑप्शन ए है कम महत्वपूर्ण है। 2 से 6 वर्ष के लिए, 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए भाषा विकास कम महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है अमहत्वपूर्ण है, मतलब कुछ महत्व ही नहीं है। तीसरा है अति संवेदनशील है। यही फ्रेंड्स राइट आंसर है। और फोर्थ निरपेक्ष है, ये भी राइट आंसर नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको हम ये बताते जा रहे हैं कि फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को कट कैसे कर सकते हैं, अपने राइट आंसर चूज कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा 24 है एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या होती है? फ्रेंड्स, जेंडर बायोनेस का एक चैप्टर है आपके सीडीपी में, उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इनसे 1 से 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में ही बनते ही हैं। ये फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन है जो हम अपने घर, माँ बाप, परिवार, पास पड़ोस से एक बार इनकी थ्योरी पढ़ के अपने परिवार से मैच करेंगे तो फ्रेंड्स एज इट इज हमको समझ में आ जाता है। ये जो है जेंडर बायोनेस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है जातीय भेदभाव का परिचायक। ऑप्शन बी सेकंड है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। थर्ड है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। फोर्थ है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्वता को उजागर करता है। फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हमारा जो है वो थर्ड है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ऐसा सामने से लिखा है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। कोई लड़का यदि रोता है तो सब उसको चिढ़ाते हैं ना, अरे देख लड़की जैसा रो रहा है। ये जो स्टेटमेंट कहते हैं ना, ये फ्रेंड्स जेंडर बायोनेस को दिखाता है। क्यों लड़के नहीं रो सकते हैं? बिल्कुल रो सकते हैं, उनको पेन नहीं होता है। पर हम जिस समाज में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, वहाँ ऐसा वर्ड यूज किया जाता है और आज भी लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन हमारा 25 है असेसमेंट आकलन। आकलन क्या होता है और आकलन कैसे किया जाता है, ये पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है असेसमेंट का फ्रेंड्स। इससे क्वेश्चन जेंडर बायोनेस हुआ, आकलन के हुए, ये सारे क्वेश्चन तो पेपर में आने ही आने हैं।
ऑप्शन ये है हमारा, बच्चों को लेबल करना, नाम देना और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। फ्रेंड्स, ऑप्शन पढ़ते ही आप तुरंत लगा सकते हैं कि ये आंसर राइट हमारा हो ही नहीं सकता है। आप एज ए टीचर एक बच्चे को कैसे लेबल दे सकते हैं कि हाँ ये खराब बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है। ऑप्शन दूसरा है, बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, प्रतियोगिता भावना ये तो एकदम गलत है कि आप एक टीचर होकर के बच्चों में प्रतियोगिता की भावना करेंगे। ऑप्शन थर्ड है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। मतलब आप बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे समझ में नहीं आ रहा है आपका पढ़ाया हुआ, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप एक प्रेशर देंगे, उनके प्रेशर दे के पढ़ाएंगे। उससे फ्रेंड्स जो बच्चों की एक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे आकलन का ये तरीका नहीं है। ऑप्शन हम फोर्थ पढ़ते हैं, सीखने में सुधार का एक तरीका है। फ्रेंड्स, यही राइट आंसर है। और कितने आसानी से फ्रेंड्स आप अपने राइट आंसर चूज कर सकते हैं। आप खुद को एक टीचर समझिए, उसके बाद अपने बच्चों को समझिए, फिर इन आंसरों को दीजिए। देखिए आपके आंसर अपने आप से निकल आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, सभी के लिए शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा हो जो सबके लिए हो, चाहे वो गरीब घर से आता हो, चाहे वो अमीर घर से आता हो, चाहे वो नीच जाति का हो, चाहे वो उच्च जाति को। शिक्षा सबके लिए है फ्रेंड्स, आरटी एक्ट 2009 कहता है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। अलगाव दिया है फ्रेंड्स, अलग करने के लिए दिया है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें, वहाँ अलग करना, अलग थलग करना, अलगाव जैसे शब्द हों तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। सेकंड है, एक ही विश्वास है कि पूछने पर कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही सकते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ने में ही आपको ऐसा लग जाना चाहिए कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। एक ही विश्वास है कि पूछने पर कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। थर्ड है हमारा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हर बच्चे को एक ही विद्यालय में एक ही समान शिक्षा देनी चाहिए। आंसर तो हमारा मिल गया फ्रेंड्स, बट हम ऑप्शन को पूरा ही पढ़ते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, यह एक दर्शन है कि विशेष ईश्वर का विशेष उपहार है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, विशेष ईश्वर का उपहार कोई नहीं होता, सबके अंदर स्किल होती है, आप बस उसको डेवलप करना चाहिए। हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, मतलब वंचित वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग के बच्चों को, पिछड़े वर्ग मतलब कौन से, जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, रूप रंग के आधार पे कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं शिक्षा में, तो एज ए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इतना ही समझ जाते हैं ना, तो भी आप अपने राइट आंसर चूज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर आपको सीधे सामने समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट में काफ़ी इजीली होते हैं और उनके रॉन्ग आंसर एकदम डिफरेंट जाएंगे। इसके लिए हम आसानी से अपने राइट आंसर ढूंढ सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन समझ लेना चाहिए कि ये पूछ कर क्या रहा है। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दें, कोई वंचित वर्ग का बच्चा है, आप उसे सिर्फ लिखित कार्य दे दोगे, मालूम नहीं उसको लिखना आता है कि नहीं। सेकंड है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है। जब हम उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि उन्हें क्या आता है, क्या नहीं आता है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कितनी नहीं की है, तभी तो फ्रेंड्स हम उन्हें आगे पढ़ा पाएंगे और उन्हें आगे समझा पाएंगे कि बच्चों किस तरह से पढ़ाई की जाती है। ऑप्शन थर्ड है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं।
फ्रेंड्स देखो ऑप्शन कितना डिफरेंट होता है। यदि उन्हें अलग कक्षा में बिठा देंगे तो फिर वो पढ़ेंगे कैसे। फोर्थ है, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हर स्टूडेंट एक जैसा है, हर बच्चा पढ़ सकता है। एज ए टीचर को ऐसा ही सोचना चाहिए। उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फ्रेंड्स वो आज वंचित वर्ग के हैं, आज पिछड़े वर्ग के हैं, कल भी वैसे ही रह जाएंगे। हम उनको शिक्षा देंगे फिर वो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। अधिगम निर्योग्यता जो डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, एज इट इज पूछे जाते हैं। कभी कभी उनकी डिसेबिलिटी दे दी जाती है कि इनको डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है। इसमें फ्रेंड्स दिया नहीं है कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है। ऑप्शन ये है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कि मूड स्विंगिंग। कभी आपका कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का, कभी कुछ बुक पढ़ने का मन करता है, कभी कुछ अलग बुक पढ़ने का। सेकंड है अपमानजनक व्यवहार। अपमानजनक मतलब कोई आपको कुछ कह दिया। थर्ड है बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिखना। फ्रेंड्स यही राइट आंसर है। अधिगम जो निर्योग्यता होती है, एक बच्चा यदि बी को डी पढ़ रहा है, वाच को सा पढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स ये इसकी डिसेबिलिटी होती है। फिर वो गलत पढ़ेगा और गलत ही लिखेगा। जो बच्चा पढ़ नहीं सकता सही, वो गलत वो लिखेगा कैसे सही? वो लिखेगा भी तो गलत ही ना। यही हमारा राइट आंसर है। कम अवधान, विचार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये तो फ्रेंड्स एडीएचडी के बच्चे होते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसा है जो ऑनलाइन ऑफलाइन सब में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और हमारे हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे ये जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर थे ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स यदि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो 2018-19 के पेपर हैं वो भी मैं आपके साथ सॉल्व कर सकूं और आप अपने उससे बनने वाले और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन 29 पढ़ते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब कोई बच्चा है, शिक्षार्थी है, आपके पास पढ़ने आया है, उसकी जो देखने की क्षमता है वो थोड़ी कम है, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ऑप्शन थर्ड है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन फोर्थ है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। फ्रेंड्स यही हमारा जो है वो राइट आंसर है। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, जब कोई बच्चा है वो कम देखता है, उसे कम दिखाई देता है, तो एक टीचर को उसे आगे बिठाना चाहिए। विशेष जो प्रावधान लिखा है फोर्थ ऑप्शन में कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में, विशेष प्रावधान में एक टीचर यही कर सकता है कि उसे आगे बिठाए। जो वो छोटे छोटे शब्दों को ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, उस शब्दों को वो बड़े बड़े शब्दों में लिखे, ताकि जो बच्चा कम देख सकता है वो भी अच्छे से देख सके। यदि उसे ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करवाए, उसके फ्रेंड से, उसके माता पिता से, उसके पेरेंट्स से बात करके। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, यही हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सीखना। सीखना क्या है, यही पूछ रहा है। लर्निंग क्या है? ए है, ऑप्शन 1 है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। मतलब तुम लड़ाई झगड़ा करके आए, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, फिर भी संवेग तुम्हारे नहीं है, फिर भी तुम सीख सकते हो। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स? नहीं हो सकता। यदि हम खुश रहते हैं, हमारा माइंड अच्छा रहता है, तो हम कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वो हमको झट से समझ में आ जाता है। बट फ्रेंड्स हम किसी टेंशन में रहते हैं तो एक ही पॉइंट को, एक ही टॉपिक को हम 10 बार भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे समझ में वो नहीं आता है। फिर ऑप्शन सेकंड है, संवेगों से छीड़ संबंध रहता है। मतलब जो संवेग रहते हैं उनसे छीड़, मतलब उनसे अलग रहता है संबंध। ऑप्शन थर्ड है, सीखने वाले को संवेगों से स्वतंत्र है।
ये फ्रेंड्स जो स्टेटमेंट दिया है आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, ऐसा सिर्फ जजांक ने कहा है। जजांक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ऐसा कहा। यदि ऑप्शन में जजांक लिखा है तब ये स्टेटमेंट दिया है तो ये राइट आंसर होगा, बट हमारे आंसर नहीं है ये कुछ। अब हम फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, हमारा माइंड अच्छा रहता है, तो कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। बट यदि हमें किसी चीज़ की टेंशन है या हमें कुछ फिजिकल है प्रॉब्लम, तो भी हम नहीं समझ पाते हैं और हमारे समझ में नहीं आता है। इसके लिए हमारा राइट आंसर फोर्थ है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि इस तरह के और भी प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करा सकें, जिससे आपके सीटेट के पेपर में आपको काफ़ी मदद मिलेगी फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।